Students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. Okay. So can you tell me स्क्रीन पर अभी क्या दिख रहा है? क्या बोलेंगे इस MONKS को? क्या बोलते हैं इस वर्ड को? Anyone? गलत भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्राई तो करो एटलीस्ट. Monks. Okay, Avantika, what about Anna and Divya? Ma'am, monks. Okay. Divya, would you like to try? क्या पढ़ेंगे इस शब्द को? Yes. आवाज नहीं आ रही आपकी. चलिए, नेटवर्क इशू है आई गेस, इसलिए आवाज नहीं आ रही है. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मंक्स. मॉन्क्स नहीं, मंक्स. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके बेटा. Monks. Apart from the church, devout Christians had another kind of organization. और बाकी जो क्रिश्चियंस थे, जो चर्च से बाहर थे, ठीक है, उनके लिए अलग क्या वो था, एक और तरह का उनके पास ऑर्गेनाइजेशन था, वो था मंक्स, जो भक्त थे. ठीक है. Some deeply religious people chose to live isolated lives. सब बहुत ज्यादा धार्मिक लोग जो थे, वो जीवन कैसा, वो कैसी, मतलब उनके जीवन जीने की इच्छा होती थी कि वो आइसोलेटेड लाइफ जिए, बिल्कुल एकांत में जीवन बिताए अपना. In contrast to clerics who lived amongst people in towns and villages. Comparatively जो दूसरे लोग थे तो वो भी चर्च से रिलेटेड ही भक्ति थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो लोगों के साथ में रहना पसंद करते थे, टाउन्स में रहना पसंद करते थे, विलेजेस में रहना पसंद करते थे. अब ये लोग रहते थे रिलीजियस कम्युनिटीज में, जिनको बोला जाता है एवेज या मिनिस्ट्रीज. ठीक है. धार्मिक कम्युनिटीज जो थी उनके अंदर एवेज और मिनिस्ट्रीज, यहाँ पर रहते थे ये लोग. एंड ऑफन इन प्लेसेस वेयर वर वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन. और ये इस तरह की जगह होती थी जो अक्सर ह्यूमन कॉन्टेक्ट से बहुत ही दूर रहती थी, यानी कि जहाँ पे आपको जनजीवन मिलता है देखने को, उनसे बहुत अलग दूर जाकर के रहती थी, क्योंकि ये लोग एकांत में रहना चाहते थे. आज भी अगर आप देखेंगे तो जैसे आप लेह लद्दाख और इस तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको आसानी से मोनेस्ट्रीज जो है देखने को मिल जाएंगी, जो कि ह्यूमन कॉन्टेक्ट से थोड़ी दूरी पर है. Two of the more well-known monasteries were those established by Saint Benedict in Italy in 529 and then in Cluny in Burgundy in 910. दो आपको established monasteries जो जानी उस समाधि की आपको सुनने को मिलेंगी, एक तो इटली में थी, सेंट बेनेडिक्ट के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, और दूसरी थी क्लूनी में, बरगंडी के अंदर. ठीक है. क्लूनी के द्वारा बरगंडी में जो करी गई थी स्टैब्लिश. Monks took vows to remain in the abbey for the rest of their lives and to spend their time in prayer, study and manual labor like farming. अब ये जो monks होते हैं, ये क्या प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये अपनी बाकी जिंदगी मोनेस्ट्रीज और एबीज के अंदर बिताएंगे और अपने खाली समय में पूजा करेंगे, पढ़ेंगे और अपने हाथ से काम करेंगे, जैसे कि फार्मिंग. Unlike priesthood, this life was open to both men and women. Men became monks and women became nuns. अब priesthood में तो अलाउ नहीं था, priest हर कोई पुजारी तो बन नहीं सकता था, जैसे अपन ने लास्ट पढ़ा था, उसमें साफ मना कर दिया था कि जो डिसेबल्ड है वो नहीं बन सकते, women नहीं बन सकती, और इस तरह की अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को अलाउ नहीं था. जबकि यहाँ पे सबके लिए ओपन था, जिसको बनना है मंक वो बन सकता है. ठीक है. मैन जो है वो मंक्स बनेंगे और विमेन जो है वो नन्स बनेंगी. Except in a few cases, all abbeys were single-sex communities. That is, there were separate abbeys for men and women. कुछ cases के अंदर abbeys जो होते थे, monasteries जो होती थी, वो single-sex community होती थी, यानी कि या तो वो वहाँ पे सिर्फ मेल रहेंगे
या फिर वहां पर सिर्फ फीमेल रहेंगी, ठीक है, अलग अलग एबीज रहते थे इनके लिए। लाइक प्रीस्ट, monks और nuns did not marry, प्रीस्ट की तरह ही monks और nuns जो है वो भी शादी नहीं करते थे। From small communities of 10 to 20 men and women, monasteries grew to communities often of several hundred and with large buildings and landed estates, with attached schools or colleges, hospitals. कई छोटी छोटी कम्युनिटीज जहाँ पे 10 से 20 मैन और वुमेन रहते थे, मोनेस्ट्रीज जो है धीरे धीरे बड़ी कम्युनिटीज में बनने लगी और वहां पर कई 100 लोग आने लगे, बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी, बड़ी स्टेट्स ये लोग बनाने लगे जिनके अंदर ये स्कूल्स चलाते थे, कॉलेजेस चलाने लगे, हॉस्पिटल्स चलाने लगे। अब यहाँ पे आपको साइड में एक वर्ड भी देखने को मिलेगा। द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोस मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन। मोनेस्ट्री शब्द जो है ये कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड मोनोस से निकला है, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, ठीक है। तो अब जब ये बढ़ गए और इसके अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस हॉस्पिटल्स भी बनने लगे, फिर क्या हुआ? दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट्स। इन्होंने आर्ट्स में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। एबिस Hildegard was a gifted musician and did much to develop the practice of community singing of prayers in church. अब ये जो एबिस हिल्डेगार्ड थे ये एक बहुत ही गिफ्टेड म्यूजिशियन थे, यानी कि इनको बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन थे और इन्होंने कम्युनिटी के अंदर गाकर के प्रेयर करने की प्रैक्टिस जो है वो शुरू करी। From 13th century, some group of monks called friars chose not to be based on a monastery but to move from place to place, preaching to the people and living on charity। इसको ध्यान में रखेंगे कि 13th सेंचुरी के अंदर कुछ जो ग्रुप्स था मंक्स का, उन्होंने जिनको फ्रायर्स बोला जाता था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ मोनेस्ट्री के अंदर जो है नहीं रहेंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे और हम सिर्फ दान दक्षिणा जो हमको मिलेगी उसी पर अपना जीवन चलाएंगे, चैरिटी पर, ठीक है। इन दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है मंक्स वाले टॉपिक के अंदर तो भी आप पूछ सकते हैं। नो मैम। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है सेंट माइकल्स बेनेडिक्टाइन एबे की, जो कि फार्नबोरो में इंग्लैंड के अंदर है, जगह का नाम है फार्नबोरो, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेनेडिक्ट के द्वारा जो मोनेस्ट्रीज बताई गई थी उसके बारे में भी एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बेनेडिक्टाइन मंक वर्किंग ऑन अ मैन्युस्क्रिप्ट वुडकट। अब ये यहाँ पे एक पिक्चर जो दी हुई है उसमें बताया गया है कि एक बेनेडिक्टाइन मंक जो है वो काम कर रहा है एक मैन्युस्क्रिप्ट पे, लकड़ी के वुडकट पर, ठीक है। In Benedictine monasteries, there was a manuscript with 73 chapters of rules which were followed by monks for many centuries. एक Benedictine monasteries के अंदर एक manuscript है जिसके अंदर 73 chapters हैं और वो chapters किससे related है? Rules जो होते हैं उनसे related है और वहाँ पर ये चीज जो monks थे इनको ये कई centuries तक इन्होंने इन rules को follow भी किया है। Here are some of the rules they had to follow. यहाँ पर कुछ rules बताए गए हैं जो उनको फॉलो करने थे। जैसे चैप्टर 6 के अंदर है परमिशन टू स्पीक शुड रेयरली बी ग्रांटेड टू मंक्स। बोलने की परमिशन जो है बहुत ही कम दी जाएगी मंक्स को। ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस। ह्यूमिलिटी का मतलब है ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी। नो मंक शुड ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी भी मंक की खुद की प्राइवेट जमीन नहीं होनी चाहिए या उसका किसी भी इस तरह की चीज पर हक नहीं होना चाहिए। चैप्टर 47 के अंदर है आइडलनेस इज द एनिमी ऑफ द सोल। आलस जो है, खाली जो बैठा होता है वो क्या है? दुश्मन है आत्मा का। सो फ्रायर्स एंड सिस्टर्स शुड बी ऑक्यूपाइड एट सर्टेन टाइम्स इन मैनुअल लेबर एंड एट फिक्स्ड आवर्स इन सेक्रेट रीडिंग। इसीलिए फ्रायर्स और सिस्टर्स जो है उनको हमेशा अपने समय को लगाना चाहिए, या तो मैनुअल मजदूरी करके काम करके अपने हाथों से, या फिर अपनी पवित्र जो रीडिंग है वो कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। चैप्टर 48 के अंदर लिखा है द मोनेस्ट्री शुड बी लेड आउट इन सच अ वे दैट ऑल नेसेसिटीज बी फाउंड विद इन इट्स बाउंड्स, वाटर, मिल, गार्डन एंड वर्कशॉप्स। अब मोनेस्ट्री इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि सारी बेसिक चीजें जो है उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही मिल जाए, भले ही वो वाटर, मिल, गार्डन, वर्कशॉप ही क्यों ना हो। ये कुछ सर्टेन रूल्स हैं, ठीक है। अब
14th सेंचुरी के आते आते वहां पे अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई थी वैल्यू और पर्पस ऑफ मोनेस्टिसिज्म की, कि मोनेस्ट्री क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका पर्पस क्या है। इंग्लैंड के अंदर लैंगलैंड की पोम थी पायस फ्लोमैन 1360 टू 70 के अंदर। ये बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान डाला है। And the contrasted the ease and luxury of the lives of say some monks with the pure faith of simple plowmen and shepherds and poor common laborers। यहाँ पर बताया गया है कितनी आसान और लग्जूरियस जिंदगी है कुछ मंक्स की, जिनका पूरा विश्वास जो है ये सिंपल जो काम करने वाले लोग होते हैं, शेपर्ड्स होते हैं या कॉमन लेबरर्स होते हैं, उन पर। Also in England, Chaucer wrote the Canterbury Tales, which had comic portraits of a nun, monk, and a friar। और आपने इंग्लिश में भी देखा होगा, कैंटरबरी टेल्स आपके आया होगा, उसमें आपको बताया है कि कैसे उन्होंने इंग्लैंड के अंदर चौसर ने ये लिख दिया था। जॉफ्री चौसर जो है, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो कैंटरबरी टेल्स लिखी है उसमें इन्होंने अपने कॉमिक कैरेक्टर्स जो है वो बताए थे, किस पे बेस्ड थे वो, नन, मंक और फ्रायर पे, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, सब समझ में आ गया? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं। ओके, देन वी हैव द चर्च एंड द सोसाइटी। अब चर्च और सोसाइटी का आपस में क्या वो था, क्या रोल प्ले कर रहे थे वो लोग। दो यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियन, यूरोपियंस जो है वो क्रिश्चियन बन गए थे। दे स्टिल हेल्ड ऑन टू सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीफ्स एंड मैजिक एंड फोक ट्रेडिशंस। क्रिश्चियंस तो बन गए थे यूरोपियंस, लेकिन अभी भी उनके कुछ पुराने विश्वास जो थे वो उसी में थे, मैजिक में या पुराने ट्रेडिशंस में। क्रिसमस एंड ईस्टर बिकेम इम्पोर्टेंट डेज फ्रॉम 4th सेंचुरी। याद रखेंगे ये चीज, क्रिसमस और ईस्टर जो है वो इम्पोर्टेंट डेट्स बन गए थे 4th सेंचुरी से। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं चैप्टर के बीच में से, इसीलिए आपको एक एक चीज मैं दोबारा से समझा रही हूँ, ठीक है। कल को ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एंड यू आर लाइक कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये ध्यान दिया ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। Christ's birth, celebrated on 25th December, replaced an old pre-Roman festival। जो क्राइस्ट का बर्थ है वो मनाने जाने लगा 25 दिसंबर को, और उसने किस चीज को रिप्लेस कर दिया? 25 दिसंबर को ही एक पुराना प्री रोमन फेस्टिवल बनाया जाता था, उसको रिप्लेस कर दिया था। द डेट ऑफ विच वॉज कैलकुलेटेड बाय सोलर कैलेंडर, जिसकी डेट जो है वो सोलर कैलेंडर की मदद से कैलकुलेट की जाती थी। ईस्टर मार्क द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट एंड हिज राइजिंग फ्रॉम डेड। और ईस्टर के अंदर क्या बताया जाता है? क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट? क्रूसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्रूसिफिक्शन, सॉरी, कोई ट्राई करना चाहेगा? क्रूसिफिक्शन क्या होता है? कम ऑन स्टूडेंट्स, ट्राई तो करो। मैं कौन सा डांट रही हूँ, आप लोग गलत भी बोलोगे तो ट्राई तो करो। नोबडी वांट्स टू ट्राई। हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई करो। Ma'am, importance of Christ. ओके, एनीवन एल्स? कोई और बोलना चाहेगा? Do I have to call out your names again and again? Avantika, Divya, Ritik, would you like to try or speak? नहीं आता तो साफ बोल दो नहीं आता। हाँ ना, कुछ तो बोलो, ऐसे ब्लैंक मत बैठे रहो। मैम नहीं आता। गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, आता है तो बोल दो आता है, ठीक है, गुड। ये रिप्लाई करने वाली चीज जो है ये बहुत सही है, इससे इंटरेक्शन बड़ा रहता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। अब यहाँ पे क्रूसिफिक्शन जो है क्राइस्ट, ईस्टर में क्या हुआ था, आप लोगों को जैसे पता होगा, आप लोगों ने कभी चर्च गए हो या आपने कुछ देखा हो तो एक क्रॉस होता है, क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट को देखा है आपने, उनको उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था, यानी कि उनको पनिशमेंट दिया था, ठीक है, उनके हाथों में और उनको कीलें ठोक दी थी उस क्रॉस पर। क्रॉस का एक साइन जो होता है उसको बोलते हैं Yes, ma'am. क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट। और क्या हुआ था, उसी दिन उनकी डेथ हुई थी और उसी दिन वापस से ये जिंदा भी हुए थे,
इज राइजिंग फ्रॉम डेड, इसलिए ईस्टर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट की तरह मार्क किया गया है। बट इट्स डेट वाज नॉट अ फिक्स्ड वन because it replaced an older festival to celebrate the coming of spring after a long winter dated by the lunar calendar. ईस्टर की डेट फिक्स नहीं है, जैसे कि दिसंबर को क्रिसमस की डेट फिक्स है, ईस्टर की नहीं है, क्योंकि इसने भी रिप्लेस किया एक पुराने फेस्टिवल को, रोमन फेस्टिवल को, जहां पर बहुत समय बाद स्प्रिंग, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मतलब बहुत विंटर के बाद में जब स्प्रिंग आता है, जब स्प्रिंग का मौसम आता है, उसको मनाया जाता था। ठीक है, और वो काय से निकाली जाती थी उसकी डेट, लूनर कैलेंडर की उससे निकाली, जैसे अपने बसंत पंचमी और इस तरह की चीजें होती है ना, उसी तरह से ये भी। Traditionally, on that day, people of each village used to make a tour of their village lands. और ट्रेडिशनली क्या होता था, इस दिन पूरे गांव वाले जो है अपने विलेज की जो है एक तरीके से परिक्रमा यानी उसका टूर करते थे। द कमिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी दे कंटिन्यू टू डू दिस, अब क्रिश्चियनिटी के आने के बाद भी वो ये चीज करते रहे। बट दे कॉल द विलेज द पैरिश, द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ वन प्रीस्ट। अब इस समय जो क्रिश्चियनिटी आ गई थी, तब इन्होंने ये चीज जारी रखी अपने विलेज का टूर करने वाली, लेकिन इसको इन्होंने नाम दे दिया पैरिश। विलेज को क्या बोलने लगे, द पैरिश, जिसका मतलब होता है एक भगवान, एक प्रीस्ट के अंडर है सारा विलेज। ठीक है, पूरा एरिया। Overworked peasants welcomed holidays because they were not expected to work then. अब ध्यान दीजिए, हॉलीडेज शब्द जो है वो कहाँ से निकला है। अब ये जो काम करने वाले लोग होते थे, पीजेंट्स जो होते थे, ओवरवर्क यानी बहुत ज्यादा किसान जो काम करते थे, ये होली डेज जो होता है यानी पवित्र दिन जो होते हैं, इनको एंजॉय करते थे, वेलकम करते थे, क्योंकि इस दिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि ये काम करें। तो होली डे से वो क्या हो गया, हॉलीडेज। These days were meant for prayers. ये जो दिन होते थे ये काय के होते थे, पूजा पाठ करने के, प्रेयर करने के। But people usually spend a good part of them having fun and feasting. लेकिन लोग बाग जो है इस दिन को किस तरह मनाने लगे, जब वो फन करें और फीस्टिंग करें, यानी कि खाए पिए दावतें करें इस तरीके से। तो ये हॉलीडेज से कैसे हो गया हॉलीडेज, और इस पर पूजा पाठ करने से क्या हो गया, एंजॉयमेंट शुरू हो गया। याद रखेंगे इस चीज को। Pilgrimage was an important part of Christians' life, and many people went on long journeys to shrines of martyrs or to big churches. Pilgrimage यानी तीर्थ स्थल जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया क्रिश्चियंस की लाइफ का, और कई सारे लोग जो है लंबी यात्रा करके जाने लगे पवित्र स्थलों पर, मार्टियर्स के, जिन्होंने अपने एक तरीके से शहीद हुए हैं उन्होंने, और उनके जाकर के देखने लगे और बड़े चर्चेस में जाने लगे। समझ में आया? Yes, ma'am. अब है थर्ड ऑर्डर, पीजेंट्स फ्री एंड अनफ्री। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे बड़ी मेजोरिटी के लोग जो है, नेमली जो दो ऑर्डर्स में हमने पढ़ा है जिनके बारे में। ठीक है, कल्टीवेटर्स वर ऑफ टू काइंड्स, कल्टीवेटर्स वाले दो तरह के होते थे, एक तो फ्री पीजेंट्स होते थे और सर्व्स होते थे। सर्व्स का मतलब क्या है, ये वर्ड टू सर्व वर्ब से निकला है। ठीक है, जो दूसरे को सर्व करते हैं उस तरीके से। फ्री पीजेंट्स हेल्प देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। अब क्या होता था, जो फ्री पीजेंट्स, जो फ्री किसान थे, वो क्या करते थे, अपने फार्म जो है, किसके फार्म पर काम करते थे, एक किराएदार की तरह काम करते थे लॉर्ड के उस पर। द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस, मैन जो थे उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी, कम से कम 40 डेज तक देनी पड़ती थी हर साल। अब ऐसा तो होता नहीं था पहले कि यहाँ पे जैसे अपने अभी आज के जमाने में एनडीए है और इस तरह के एग्जाम होते हैं और उन लोगों को मिलिट्री में भर्ती किया जाता है। यहाँ पर जो लोग किसान थे वो ही मिलिट्री मैन की तरह भी काम करते थे, फुट सोल्जर्स की तरह काम करते थे। Peasant families had to set aside certain days of the week, usually 3, but often more, when they would go to the Lord's estate and work there. पीजन की फैमिली, किसान की फैमिली जो होती थी, उनको क्या कुछ दिन निकाल के रखने पड़ते थे, कुछ हफ्ते निकाल के रखने पड़ते थे। यूजुअली 3 जो है वो होते थे, और कई बार 3 से ज्यादा भी हो जाते थे। सॉरी, सर्टेन डेज ऑफ द वीक, यानी वीक के कुछ दिन इनको अपने लैंड पे काम कर सकते थे, और वीक के कुछ दिन जो है इनको लॉर्ड जो है उसके खेत पे काम करना होता था। ठीक है, द आउटपुट फ्रॉम सच लेबर कॉल्ड लेबर रेंट। अब इनका जो ये मेहनत करते थे उसका जो आउटपुट निकलता था, रिजल्ट निकलता था, उसको ये लेबर रेंट की तरह बोलते थे, और ये डायरेक्टली जाता था लॉर्ड को। ठीक है,
इन एडिशन दे कुड बी रिक्वायर्ड टू डू अदर अनपेड लेबर सर्विसेज। इसके साथ में इनको और जो जिसके इनको पैसे या कुछ भी इनको वो नहीं मिल रहा है वो भी काम करना पड़ता था। अनपेड, अनपेड यानी कि पैसे नहीं मिलते थे उसके, जैसे लेबर सर्विसेज, जैसे गड्ढे खोदे, डिगिंग द डिचेस, फायरवुड इकट्ठी कर दी यानी लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी कर दी, बाउंड्री फेंसेस यानी बिल्डिंग फेंसेस, बाउंड्री बनवा दी, या रोड्स रिपेयर करवाए या बिल्डिंग रिपेयर करवाए, ये सब काम भी इनसे ले लिया जाता था। Besides helping in the fields, women and children had to do other tasks. बच्चे जो काम कर रहे हैं खेतों में उसके अलावा भी उनसे और काम भी करने पड़ते थे। They spun thread, वो थ्रेड बनाते थे, कपड़े सिलते थे, कैंडल्स बनाते थे और ग्रेप्स को प्रेस करते थे, यानी कि आपको पता है ना वाइन कैसे बनती है, ग्रेप्स से बनती है, तो उनको दबाया जाता है। आपने देखा हो कहीं पर तो आपको मालूम पड़ेगा कि बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, उनके अंदर उनको प्रेस करते हैं, तो वो काम इनसे करवाया जाता था बच्चों से। बेसिकली बच्चे करते थे वो काम। There was one direct text called Teli that kings sometimes imposed on peasants. The clergy and the nobles were exempted from paying this. कई बार क्या होता था, लॉर्ड जो है वो ये लगा देता था, टेली करके टैक्स होता था, डायरेक्ट टैक्स, और इसमें ये सिर्फ पीजेंट्स पे यानी कि किसानों पे लगाया जाता था, राजा के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है। और इसमें से क्लर्जी और नोबल्स जो होते थे वो एग्जेम्प्टेड थे, यानी कि उनको पे नहीं करना होता था ये। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, एक उसमें आपको दिखाया जा रखा है कि कैसे इंग्लिश मैन फ्लोमैन है 16th सेंचुरी के अंदर, स्केच दिया हुआ है फ्लोमैन का, ठीक है। ये काम कर रहे हैं खेतों पर और बाकी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया हुआ है, बट एक समझाया कि क्या है कि कैसे काम चल रहा है उस जमाने के अंदर, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम्स फॉर टुमारो सेशन। आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम जो है कल की क्लास में सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, ma'am. मैम।